तो गाइस वेलकम टू द चैनल आई प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 26। तो 25 का लास्ट टॉपिक क्या था? 25 का लास्ट टॉपिक था कृमि। तो चलो एक बार कृमि रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कृमियों की संख्या में आचार्यों में कोई मत भिन्नता नहीं है, 20 ही संख्या मानी है। हाँ, अगर प्रकार की बात करें तो प्रकार में है, जैसे कि आचार्य चरक 4 प्रकार मानते हैं: मलज, पुरीशज, रक्तज और कफज। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या डिस्कस करी थी हमने? हमने इसकी डिस्कस करी थी ट्रिक पार्क। और आचार्य चरक उसको 5 6 7 बोलते हैं, और आचार्य सुश्रुत उसको बोलते हैं 7 7 6। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रिक। अब इसका वर्णन सप्त। देखो, एक मैंने आपको एक पहले चीज बताई थी, जो सप्त वर्ड है कि सप्त धातु किस में आता, सप्त गण किस में आता, सप्त को गण। अब जो आएगा सप्त धातुआ किस में आता, तो सप्त को गण वर्ड आचार्य चरक ने यहाँ पर कृमि के लिए यूज किया गया है। आचार्य चरक में कृमियों का वर्णन सप्त को गण के रूप में मिलता है व्याधि रूपी अध्याय में। ओके, अब यहाँ पर जो बाह्य मिली है, बाह्य कृमि है, उसकी क्या संख्या है? 2 है। उसका नाम है यूका और पिपीलिका। अब बाह्य कृमि को किसने माना है? आचार्य चरक ही मानते हैं। आचार्य सुश्रुत इसका वर्णन नहीं करते हैं। जैसे कि 7 + 7 + 6 ये ऑलरेडी 20 हो जाता है, तो उन्होंने उसके 3 ही टाइप्स माने। अब लिक्षा वर्ड आएगा कि लिक्षा कृमि किसने माना, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आचार्य शारंगधर ने माना है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जिसमें बहुत ज्यादा नाम रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें नाम है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब एक पढ़ेंगे तो लास्ट वाले को रिवाइज करेंगे। और ये तो देखो एक ही जैसे वर्ड्स हैं: ककेरुक, मकेरुक, लेहली, सशूल, सौसुरात। फिर से बोलो मेरे साथ: ककेरुक, मकेरुक, लेली, सशूल और सौसुरात। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ऐसा पूछ देंगे: सशूल इनमें से किस में आता है? तो देखो, आप हमेशा मलज में तो नाम का कंफ्यूजन नहीं होता, तो मलज तो छोड़ दोगे। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, केक केक केक, देखो ककेरुक मकेरुक लेली सशुल सौशरात। जितनी बार आप बोलोगे ना, तो हाँ वर्ड एकदम से टिप ऑफ टंग में नहीं आएगा कि शशुल कहाँ था, लेकिन ऐसे बोलोगे आप: ककेरुक मकेरुक लेली ससुल सौशुरात, तो सशुल याद आ गया, वैसे ही सौशुरात भी याद आ जाएगा, वैसे ही लेलिक भी याद आ जाएगा। अब रक्तज कृमि की बात करें तो रक्तज कृमि की संख्या कितनी हो गई? 6। अब जब 6 माने हैं उन्होंने, तो रक्त क्या कराते हैं? आजकल फैशन है ना हेयर रेड हेयर्स कराने का, वही हो जाएगा। तो केशाद, लोमाद, लोमदीप्ताद। देखो केश है, कैसे? केश और हेयर फॉलिकल्स, तो केशाद लोमाद लोमदीप्ताद, ये 3 एक साथ हो गए। केशाद लोमाद लोमदीप्ताद। सोरस औदुंबर जंतु माता। कौन हेयर कलर करा रही है आजकल? हमारी माता हेयर कलर करा रही है। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि लाल मेहंदी हमारी माता लगाती है, ये भी बोल सकते हो। तो केशाद लोमाद लोमदीप्ताद, और वो कैसा होता है? रस वाला होता है, तो सौरस औदुंबर जंतु माता। औदुंबर का फल भी हमारा रेड कलर का रहता है ना, तो ये हो जाएगा केशाद लोमाद लोमदीप्ताद सौरस औदुंबर जंतु माता। देखो, एक तो आपको नाम से ही याद रखना है, पहली चीज कि आपको नाम से ही सारी चीजें याद रखना है, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन हाँ, लिंक बैठाने के लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि हाँ, जब मुझे याद नहीं आ रहा तो रेड कलर का क्या था, हाँ रेड कलर के मेरे हेयर्स थे, तो केशाद लोमाद लोमदीप्ता सौरस औदुंबर जंतुमाता। मैं इतना इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको उतनी ही बार आपके कानों में वो चीज जाए, उतनी ही बार आप बोले, और उतनी फिजिबल आपकी टंग हो जाए। ठीक है, क्रमिज कफज क्रमी की बात करते हैं जिनकी संख्या 7 है। तो ये है ना, देखो ऑर्गन्स है: आंत्राद, उदराद, हृदय, महागुद, ये सारे ऑर्गन है। आंत्र हमारी उदर, हृदय, महागुद, तो सारे जो भी ऑर्गन्स आ जाते हैं वो कफज कृमि में आते हैं। तो ऑर्गन से अलग क्या है? तो सौगंधिक, चुरु और दर्भपुष्प। तो 3 ही नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज सौगंधिक, चुरु और दर्भपुष्प। सौगंधिक, चुरु और दर्भपुष्प। ठीक है, चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज आर पेज नंबर 26। अब देखो, यहाँ पर एक टेबल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने बता दी कृमि की कौन सी कृमि है। ठीक है, देन उसका निदान की वो कृमि जो होती है आपको किस कारण से होती है, कृमि कहाँ होती है, दैट इज आर आशय, और कृमि कैसी होती है, और कृमि क्या करती है। ये चीजें क्लियर कि कृमि का भेद कौन सा है, कृमि कैसे होती है, कृमि कहाँ होती है, कृमि कैसे स्वरूप है उसका, और क्या उसका लक्षण है। ठीक है, तो अब पहली जो कृमि है दैट इज आर मलज कृमि। मलज आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक्सटर्नल सरफेस को आपको मिल रही है। ठीक है, मलज जो कृमि है मृतजा वर्जन से, ठीक है,
मृतजावर्जन से मतलब अगर आप किसी भी तरीके की हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तब आपको मलज कृमि होने की संभावना हो जाती है। आश्रय कहाँ होती है? तो ये होती है हमारे हेयर फॉलिकल्स में। जू जू का नाम सुना है आपने? जैसे कि जो टीवियों में पहले ऐड आता था मेडिमिक्स का कि जू निकालें, तो यूका एंड पिपलिका हमको उसी से कंपैरिजन करना है। तो वो हमारे केस में हो रही है। अब हमारे स्मृशु में और लोमों में कहाँ हो रही है? केश में, स्मृशु में और लोम में। इसका स्वरूप कैसा है? तिलाकार और वटुपाद है। वटुपाद यानी उसके बहुत सारे पाद हैं। कैसे है? उसके बहुत सारे पाद हैं। बाहर है, अगर बाहर उसका ग्रिप नहीं रहेगा तो वो क्या स्टेन कर पाएगा? वो रह पाएगा? जैसे केश है हमारे, वो तो ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, तो वहां पर अगर उसको रहना है तो उसके बहुपाद होंगे, वटुपाद होंगे और वो तिलाकार होगी। और क्या करेगी? जिसको जूका हो जाता है या यूका पिपलिका हो जाता है तो उसको क्या होता है? कोठ और कंडू होता है। तो क्या होता है? कोठ और कंडू होता है। क्लियर? मलज कृमि क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रक्तज कृमि में। रक्तज कृमि कहाँ से हो रही है? कैसे हो रही है? अगर आप कुष्ठ में जो भी निदान बताए गए हैं उसका सेवन करते हैं तो आपको रक्तज कृमि होने की संभावना बढ़ जाती है। अब रक्त, और वो कहाँ रह रही है? उसका आश्रय स्थान क्या है? वो रक्तज कृमि है तो रक्तवाही धमनियों में रह रही है। रक्तवाही धमनियों में रह रही है। अब रक्त हमारा कौन से कलर का होता है? रेड कलर का, इट इज अ ताम्रवर्णी। तो वो रक्तज कृमि है तो वो ताम्रवर्णी है, वह सूक्ष्म है क्योंकि हमारा ब्लड बाहर थोड़ी अंदर चल रहा है। हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज से ट्रांसफर अगर वो हो रहा है तो वो कैसी होंगी? सूक्ष्म होंगी, पैर रहित है। अब वो ब्लड के अंदर है, हमारी आर्टरीज कैपिलरीज है, वो तो ऑलरेडी वो फ्लो चल रहा है, जैसे हमारा रक्त जा रहा है, उसको खुद को अलग से चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज आर पैर, उसको कोई पैर की जरूरत नहीं है और अदृश्य है, आपको वो नहीं दिख पाएगी, दैट इज अदृश्य। और उत्पादक लक्षण में देखते हैं तो क्या है उसमें? केश, स्मृशु, नख, लोम, पात, जो भी केश है, आपके हेयर फॉलिकल्स गिरने लगेंगे, आपकी दाढ़ी नहीं होगी, नख और लोम ये सारे क्या हो जाएंगे? गिरने लगेंगे। और तरुणास्थि भी। ठीक है। नेक्स्ट जो अब देखते हैं हम कफज कृमि देखते हैं। कफज कृमि किस कारणों से हो रही है? देखो निदान जो है कफज कृमि का और पुरुषज कृमि का सेम है। ठीक है, तो दोनों का निदान क्या? अगर आप ऐसा भोजन सेवन करते हैं जिनमें गुड़, तिल, दधी, गुड़, तिल, दधी अधिक मात्रा में है तो वो आपका कफज और पुरुषज कृमि का निदान बनता है। कफ का स्थान क्या होता है? आमाशय। पुरुष का स्थान होता है पक्वाशय। आशय क्लियर, निदान क्लियर। आकृति पे बात करते हैं। ठीक है, आकृति भेद से 3 प्रकार का होता है। कफज कृमि की आकृति के बारे में बात करें, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना क्योंकि कई बार कृमि की आकृति भेद पूछ दिया जाता है और आप मलज, रक्तज, कफज, पुरीशज भेज के 4 टिक कर देते हो, लेकिन उसका आंसर यहाँ से आएगा, दैट इज प्रथु, चपटे और गंडूपद आकार। और ये किसके भेद है? कफज के। दोनों तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। कफज के 3 भेद या 3 भेद किसके होते हैं, या आकृति भेद से वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेन हमें यही करना है कि हमें डिकोड करना है कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाए और हमारे दिमाग में उस तरीके से आइडियोलॉजी चलने लग जाए। अब कफज कृमि है तो अरुचि। अरुचि तो उसका फिक्स लक्षण है। हाँ, अरुचि करेगा, शवथु, ज्वर और आनहा है। ये आनहा है, ई नहीं है, आनहा है। ठीक है, हमें आनहा करेगा। पुरुषज देख लेते हैं तो निदान हमारे सेम है। आशय हमने देख लिया। अब इसका जो स्वरूप है ये किस तरीके का है? ये ऊर्णाशु, संकासम, स्थूल, व्रत और परिग्रह और दीर्घ। इसके भी अगर मैं श्लोका की बात करूं, ये जो ऊर्णाशु लिखा है तो दीर्घ ऊर्णाशु संकाशम लिखा है। जब आप श्लोक में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने हिंदी करके लिखी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज दीर्घ ऊर्णाशु संकासम किसका लक्षण है? तो दीर्घ ऊर्णाशु संकासम। देखो रक्तज में हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था मलज, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसको बहुपाद है, उसको बाहर रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा रक्तज। रक्तज उसे ना पैर की जरूरत नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, वो लाल कलर का है, ताम्रवर्णीय है, वो उसी में चला जाता है। देन हमने पढ़ा कफज। जब हमने कफज पढ़ा तो उसकी आकृति भेद से ही हमने 3 प्रकार पढ़ ली, प्रथु, चपटे और गंडुपदाकार। नेक्स्ट स्पेसिफिक जो वर्ड है दीर्घ ऊर्णासु संकाशम, स्थूल व्रतम परिग्रह, वो किसके लिए आ रहा है? पुरुषज कृमि के लिए आ रहा है।
अब पुरीषज कृमि आपको बहुत ज्यादा अगर पीडियाट्रिक्स के पेशेंट में देख मतलब छोटे बच्चों के पेशेंट में देखने को मिलता है, छोटे पेशेंट में जिनके वॉर्म इन्फेस्टेशन जो हो जाता है वो अधिकतर जो होता है पुरीषज और रक्तज के कारण ही होते हैं, क्योंकि उनका आहार ही इम्बैलेंस होता है और आहार इम्बैलेंस होने के कारण हमारा रक्तज और सॉरी कफज और पुरीषज कृमि होता है। अब यहाँ पर स्पेशल पॉइंट भी एक आता है कि स्नायु कृमि। अभी तक हमने 4 पढ़े, लेकिन ये 5वां वर्ड जो आ रहा है दैट इज आर शारंगधर ओरिएंट आचार्य शारंगधर ओरिएंटेड, दैट इज आर स्नायु कृमि। तो स्नायु कृमि का वर्णन किसने किया है? आचार्य शारंगधर ने करा है। अब इसकी चिकित्सा चिकित्सा है ना, अपनाना है आपको, इसकी चिकित्सा आपको अपनाना है। अब देखेंगे हम कैसे अपना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आचार्य ने इसका विमान स्थान 7th चैप्टर में इसका एक रेफरेंस भी है, रेफरेंस भी आप देख लेंगे। ठीक है, अपकर्षण सबसे पहले क्या करेंगे आप? अपकर्षण, जैसे मलस थी, जू को निकालने का हमने ऐड देखा था, तो उस ऐड से हम पहला वर्ड याद करेंगे अपकर्षण। नेक्स्ट है अपकर्षणम मेव आदो कृमीणाम कृमीणाम भैषजम स्मृतम ततो विद्यात प्रकृते निदान। अब क्या करना है? अ से हमने बता दिया आपको अपकर्षण, प से क्या है? प्रकृति विघात। आपको जो भी जिस भी तरीके की आपको उसकी प्रकृति है उसका विघात करना है। देन लास्ट है जो है न, दैट इज निदान परिवर्जन। अपना याद आ गया? अपना कैसे करना है? अगर अपना में जो अ है, अपकर्षण के अंदर क्या आता है? कृमि संशोधनार्थ उपकरण। अगर अपकर्षण करना है तो उसके लिए संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी चीज संशोधन में आती है, चतुष्प्रकार अपकर्षण, और क्या क्या है उसमें? हमारे 5 जो पंचकर्म होते हैं उसमें से एक जो वृहण करने वाला होता है दैट इज अनुवासन। तो अनुवासन नहीं है, अनुवासन नहीं है तो क्या क्या है? दैट इज आर सिरो विरेचन, वमन, वमन विरेचन बस्ती। बस्ती में कौन सी बस्ती? अस्थापन बस्ती, और अनुवासन बस्ती नहीं रहेगी, और शिरो विरेचन। तो पहली चीज क्लियर, कैसे अपनाना है? क्या करना है? अपनाना है। अ से अपकर्षण, अपकर्षण में हम करेंगे संशोधन। ठीक है, संशोधन में क्या करेंगे? चार अपकर्षण की विधिया है, दैट इज सिरो विरेचन, वमन विरेचन और अस्थापन। अब प्रकृति विघात क्या है? प्रकृति विघात का मतलब है हमें यहाँ पर वो संशोधन हो गया, यहाँ पर संशमन करना है। यहाँ पर क्या करना है? संशमन करना है। यहाँ देखो ये वाली लाइन ऊपर लिखी होनी थी लेकिन ये नीचे हो गई। अनुवासन को छोड़कर आचार्य अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पंच निदान में कौन से नहीं करना है। और निदान परिवर्जन, जिस भी कारणों से, जैसे गुड़ तिल दधी के सेवन से अगर वो हो रहा है, बच्चा ऐसा आहार सेवन कर रहा है जो क्लेद उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि क्लेद से ही कृमि होती है, तो वो हमें मना करना है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलते हैं? प्रकृति विभाजन से कृमि 4 प्रकार की होती है। प्रकृति विभाजन से 4 प्रकार की, और आकार पूछा तो क्या बताओगे? 3 प्रकार की। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। प्रकृति विघात पूछा है तो 4 प्रकार की, मतलब सॉरी आकार पूछा है तो 3 प्रकार की। रक्तज कृमि अदृश्य होते हैं, वह शेष सभी दृश्य होते हैं। ये हमने एक ही पॉइंट पढ़ा था कि रक्तज कृमि कैसे होते हैं? अदृश्य होते हैं। फिर कृमि नाशार्थ सुश्रुत ने पलाश बीज स्वरस व वंग का दधी के पानी के साथ प्रयोग निर्दिष्ट किया है। तो एक योग हमें याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत पलाश बीज स्वरस व वंग का दही के साथ उपयोग करते। ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है, असर्शन रीजन में भी आ सकता है और स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्पेशल पॉइंट्स की बात करें, जो हमारा स्पेशल पॉइंट है चुरु, जो चुरु है उसको आचार्य चरक ने, तो हमने कफज भेद में पढ़ा कि ऑर्गन्स थे, फिर हमने 3 नाम याद रखे थे, लेकिन आचार्य सुश्रुत उसे पुरीषज में मानते हैं। किसमें मानते हैं? पुरीषज में। तो आज का स्पेशल पॉइंट हो गया याद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक वो फिर से उन्होंने अच्छे से लिख दिया कि कृमि का जो चिकित्सा सूत्र है वो क्या है? अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। नेक्स्ट, ये वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों? क्योंकि जो 10वीं परीक्षा भाव है वो आपसे हर जगह पूछे जाने हैं। विमान स्थान मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 से 7 चैप्टर एक तरफ और विमान 8 ही एक तरफ। तो उसमें हमारा विमान 8 का जो रेफरेंस आ जाता है 10वीं। देखो परीक्षा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, उसके प्रैक्टिकल बेसिस पे भी और उसमें भी। चलो पढ़ते हैं। कर्ता, कारण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल। ठीक है, पूरे 10 देख लेते हैं ना, स्क्रीन छोटी करते हैं हम, देन पूरे 10 देखते हैं एक साथ। अरे यार ऐसे ऊपर ही करके देख लेते हैं। ठीक है, कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल,
अनुबंध, देश, दैट इज अ काल, प्रकृति एंड उपाय। ठीक है, तो एक एक को समझते चलेंगे। जैसे कि विमान 8 में भी मैंने आपको ये चीज अच्छे से बताई थी। ठीक है, पहला है अपना कारण। कारण क्या है? जैसे हम निदान को कारण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये कारण नहीं है। भिषक और भैषज, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है ना कि व्हाट इज आर भिषक, व्हाट इज आर भैषज। ठीक है, सबसे पहली चीज यही होती है कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो भिषक क्या है, भैषज क्या है, ये क्लियर नहीं होता है। तो भैषज हमारे वैसे समझना है आपको। कारण, भिषक। यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं। पहली चीज आप ये देखो, हम कलेक्शन करते हैं कंपैरेटिव पॉइंट्स का जो सभी जगह दिए हैं। ठीक है, इसी को बेस बनाकर मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि 80 पेजेस है मास्टर गेम। मास्टर मास्टर गेम है, क्योंकि जब आप चरक विमान 8 पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट मिस आउट नहीं करना है। ये पॉइंट आपको सबसे अच्छे से समझते चलना है। मैं आपको प्रिपेयर कर दे रही हूँ पहले से। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिया तो वहां पर स्किप कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कारण दैट इज आर भिषक, करण इज आर वैद्य, कार्योनि आपको कहाँ काम करना है, आपको काम की प्लेस क्या है। अगर धातु वैषम्य है तभी तो आप काम कर पाओगे। जहां धातु साम्य की जरूरत है वहां तो कार्य नहीं, वो ही नहीं है। तो कार्य क्या है, कहाँ काम करोगे, दैट इज आर धातु वैषम्य। कार्य क्या है, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको धातु साम्यता लानी है। कार्यफल क्या हो जाएगा, अगर आपने आपका काम अच्छे से कर लिया देन व्हाट विल हैपन, सुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। अनुबंध क्या है, आयु। ये सब बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। जैसे कि अभी हमने उत्तराखंड 2014 वाला क्वेश्चन करा था। देखो, मैंने देखा कहीं भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है उत्तराखंड 2014 का पेपर। मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं एक तो आपको एक्सपेक्ट्स बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्सपेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प मिलती है उससे तो वेल एंड गुड। बहुत अप्रिशिएशन का पॉइंट हो जाता है कि अगर आपको उससे हेल्प मिल रही है। ठीक है, अनुबंध क्या हो जाएगा, हमारी आयु। देश कौन सा होता है, मैंने हमेशा दो देश बताए, एक तो भूमि देश, एक तो आतुर का देश। भूमि देश कहाँ, कौन से तीन भूमि देश होते हैं बताओ, अनूप, जांगम और साधारण। आतुर देश यानी हमारे बॉडी। ठीक है, और हमारी बॉडी है तो रोगी बल ज्ञान अर्थ होती है। क्या होती है, रोगी बल के ज्ञान के अर्थ के लिए, मतलब उसको जानने के लिए। ठीक है, संवत्सर यानी एक ड्यूरेशन, अवस्थिक यानी क्या, अवस्था के हिसाब से उसका काल है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रतिकर्म समारंभ, ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलने वाला है। प से प्रवृत्ति, प से प्रतिकर्म आरंभ, ये पूछा जाता है कि किसके लिए है, प्रतिकर्म आरंभ किसके लिए है, तो प्रवृत्ति के लिए है। नेक्स्ट इज आर उपाय। कारण, करण व कार्य योनि में सौष्ठव एवं अभिविधान। क्या है, सौष्ठव एवं अभिविधान। बहुत इजी है ना, देखो समझ के चलोगे। और इसके एक एक श्लोक का पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वही रिवाइज कराऊंगी कि एक एक श्लोक में भी वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हाईलाइट करके वो पढ़ना जरूरी है। कारण क्या है, करण क्या है, कार्योनि क्या है, कार्य क्या है, क्लियर, कार्यफल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुबंध, आयु, देश, क्लियर कौन से देश होते हैं। देन काल हो गया हमारा, दो ही तरीके का काल होता है, नथिंग नहीं। याद क्या रखना है आपको, प्रवृत्ति और प्रतिकर्म, प्रतिकर्म समारंभ। क्या, प्रतिकर्म समारंभ। उपाय क्या है, ये क्लियर हो गया। आचार्य सुश्रुत यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आचार्य सुश्रुत ने ये बताया, थोड़ा सा इसका डिफरेंस मिलता है। क्या डिफरेंस है, कर्ता यानी करने वाला, करेगा कौन, हमारा भिषक करेगा। एक सेकेंड, कुछ, ठीक है, भिषक, भिषक इज आर डॉक्टर, भैंसज इज आर मेडिसिन। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, आई विल डेफिनेटली पट इट डाउन। ठीक है, कारण क्या है, भिषक। मैं आपको बोलने वाली थी कि उल्टा समझ ली। ठीक है, करण क्या है, किससे कर रहे हैं आप कर रहे हैं मेडिसिन से। और भिषक क्या है, अ, हमारा डॉक्टर है। ठीक है, तो उसी में कंफ्यूजन होता है, वही बोल दिया मैंने। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। कर्ता, कारण, कारण, करण और कार्य। कार्य क्या है, कार्य हमें वो करना है कि धातु साम्य करना है। यहाँ पर आरोग्य, धातु साम्य एक ही चीज है। कारण, क्या कारण है, दोष ही तो कारण है हमारा, दोष इम्बैलेंस कारण है। और कर्ता करेगा कौन, हमारे डॉक्टर करेंगे। करेंगे कैसे, मेडिसिन के बेसिस से करेंगे, और वो उसको यहाँ पर रस लिखा है। तो क्या डिफरेंस आया, यहाँ पर आचार्य ने रस लिखा है, वहां पर आचार्य ने भैषज लिखा है। यहाँ भिषक, भिषक कर्ता को लिखा है, उन्होंने वहां कारण को लिखा है। क्या लिखा है, कारण को। यहाँ कारण को क्या लिखा है, दोष लिखा है।
कार्य क्या है? आरोग्यता। ठीक है। प्रमुख न्याय। अब यहाँ न्याय का क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे। न्याय क्या है? न्याय इज जस्ट मेथड्स। किस तरीके से? अब यहाँ पर कौन सा किसको सपोर्ट करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलता है। ठीक है। प्रमुख न्याय है आचार्य चरक और दृढ़बल। दृढ़बल कौन है? आचार्य चरक संहिता के संपूरक करता। तो वो दोनों एक ही चीज पे आएंगे, दैट इज क्षीर दधी न्याय। वो क्या बोल रहे हैं? क्षीर यानी हमारा दूध, दही इज द दही, तो क्षीर दधी न्याय। उस न्याय को क्या बोला गया है? सर्व आत्म परिणामक, मतलब एक चीज से पूरी चीज कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरा क्या बोला? परिणाम पक्ष न्याय। क्या बोल रहा है? परिणाम पक्ष। दूध से उन्हें दही बना लिया, तो दूध का क्या परिणाम हुआ? दही बनना। तो ये दैट इज आर परिणाम क्रम परिणाम पक्ष न्याय। और नेक्स्ट दूसरा न्याय है, पहला हो गया क्षीर दधी न्याय, नेक्स्ट है यार केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या न्याय क्या होता है? से यहाँ सोर्स है और यहाँ क्या बनी है हमारी? केदार कुलिया बनी हुई है ना? कुलिया बनी है। तो इसका समर्थन कौन करता है? आचार्य भावप्रकाश, सुश्रुत, आचार्य वाग्भट और भेल। सुश्रुत, वाग्भट, भेल और भावप्रकाश। तो दो भाभा वाले हो गए हमारे, भावप्रकाश एंड भेल। नेक्स्ट हो गया आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट। तो एक काल धातु पोषण न्याय सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज आर अरुण देव प्रतिपादित न्याय है। तो फिर से उसमें क्या लिखा गया है कि आचार्य चरक का रिवर्स में आ गया कि क्षीर दधी न्याय बोल रहे हैं, आचार्य सुश्रुत केदारी कुल्या न्याय बोल रहे हैं, और खले कपूत न्याय का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, दैट इज आर कपूतर वाला न्याय। ठीक है। वाग्भट आचार्य क्या बोल रहे हैं? आचार्य वहां वृद्ध वाग्भट था, ठीक है, यहाँ अरुण दत्त के कारण एक काल धातु पोषक न्याय के समर्थन है, और भाव प्रकाश के अनुसार केदारी कुल्या न्याय वाला समर्थन आ जाएगा। गर्भ की जो प्रक्रिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सा पॉइंट हमारा इस वीडियो में आता है। ठीक है। 27th पेज जब हम पढ़ेंगे तब रिवाइज कर लेंगे उसको। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स भी, क्योंकि जैसे हमने क्रीमी को इस चैप्टर में कंक्लूड किया वैसे ही। ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आयुर्प्रेरणा और पढ़ते रहो।